नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है। यदि हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो मिलेट्स का उत्पादन खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। इसी वजह से पूरे विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं और इन अनुसंधानों के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है डॉक्टर अर्चना एस प्रसाद को। आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड क्वालिटी मैनेजर हैं फाइटो सैनिटरी लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, और आप हमारे साथ विराजमान हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से आप यहाँ पधारी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हम अपने सुनने वालों को ये बता देना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम आप प्रत्येक हफ्ते देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इफ़को, नाबार्ड और नाहेब का एक अभिनव आयोजन है, जिसमें मिलेट्स के बारे में विभिन्न पहलुओं पर आपको जानकारी दी जा सकती है। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मिलेट अनुसंधान में वर्तमान परिदृश्य और विकास की यात्रा। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर अर्चना एस प्रसाद से। अर्चना जी, स्वागत हमारे श्रोता दर्शकों के सामने आपका हो चुका है। हमें ये बताइए कि खाद्य सुरक्षा की जो कड़ी है उसमें मिलेट्स अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यदि देखा जाए तो बंजर जैसी ज़मीन पर भी ये पैदा हो जाते हैं। बहुत सारा रकबा ऐसा है, बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जहाँ कुछ भी उगाया नहीं जा सक रहा है। ऐसे में मिलेट्स को आप कहाँ देख रही हैं? मिलेट्स की यदि हम बात करें तो आज से ही नहीं, मिलेट्स जब से हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में या खेती किसानी में जब से आए हैं, तब से ही मिलेट्स इसी खास वजह से अपना बहुत ही खास स्थान रखते हैं एग्रीकल्चर में। आपको यदि मिलेट को उगाना है तो आपको कोई ऐसा विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिलेट्स बहुत पहले से ही हमारे खाद्य आहार में, हमारे खाने के सिस्टम में हमेशा से आगे रहे थे। मैं ऐसा समझ पा रही हूँ या मैं ऐसा देखती हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया हमारे भारत में, उसके समय से जब हमारा सारा फोकस राइस या वीट, गेहूँ, धान के प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा गया तो मिलेट थोड़ा पीछे हटते चले गए। यदि प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो मिलेट को ज़्यादा कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं होती है देने की। वो खुद में ही इतने सफिशेंट होते हैं कि कहीं पर भी वो उग सकते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी खासियत है। इसीलिए कई बार मिलेट को कहा भी जाता है कि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है। जहाँ कभी कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ता है, ऐसी भी जगहों पर मिलेट होने की अपनी क्षमता रखते हैं। ये मिलेट की खासियत है। इसीलिए शायद मिलेट शुरुआत से ही हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में, जब पहले से खेती किसानी को मेन स्ट्रीम में लाया गया, तब से ही मिलेट्स खेती में सबसे आगे रहे। सुविधाएं जब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तब से ही। इनफैक्ट जब हमारे देश में खाद्य आपूर्ति में जब हम थोड़ा पिछड़ रहे थे, जब हमने राइस को और वीट को मेन सिस्टम में लाना शुरू किया, उस समय मिलेट थोड़ा पीछे गए, क्योंकि हमारा फोकस उस समय राइस और वीट और ऐसे सारे क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा गया, तो मिलेट्स थोड़ा पीछे हुए। बट यदि आप मिलेट की खासियत के हिसाब से देखिए तो शुरुआत से ही मैं फिर से कहूँगी कि मिलेट अपनी इसी ताकत की वजह से कि वो बहुत रेजिलिएंट है, टफ क्रॉप है, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, हमेशा आगे रहे हैं। ये अलग बात है कि वो कल्टीवेशन के टाइम में या हमारे प्रोडक्शन के टाइम पे जब हमने अपने पसंद को थोड़ा सा शिफ्ट किया, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बदला, तो मिलेट्स थोड़े पीछे चले गए। बट मिलेट्स कभी पीछे रहे नहीं। कहीं पर भी जहाँ कुछ नहीं हो सकता वहाँ मिलेट तो हो ही जाएगा। मतलब की बात ये कि डॉक्टर साहब कहना चाह रही हैं कि भले ही हम मुनाफे वाली फसलों की तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन फिर भी अपनी खासियत की वजह से कुछ दो खासियत तो यदि हम कहें तो विशेष तौर पर कही जा सकती हैं कि किसी भी तरह की ज़मीन पर, चाहे वो पथरीली हो, पहाड़ी हो, बंजर हो, कैसी भी ज़मीन पर उग आने की क्षमता और अपने अंदर पोषण के गुणों की खान को समेटे रहने की वजह से मिलेट्स हमेशा चलन में बने रहे। भले ही इस समय थोड़ा पीछे हो गए हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं है जब ये सब वापस लौट कर आएंगे। और ये मिलेट्स ईयर का यही दावा भी है और वादा भी यही करते हैं।
पूरे विश्व में यदि हम देखें तो कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहां मिलेट्स उत्पादित होते हैं और क्या सिनेरियो है यहाँ पे? मिलेट्स के यदि उत्पादन की हम बात करें और यदि हम पूरे विश्व को साथ में लेके चलें तो मुख्यतः जो मिलेट है वो एशिया में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये दो कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा मिलेट्स उगाए जाते हैं। यदि हम पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड के प्रोडक्शन का करीबन 20% प्रोडक्शन वो भारत से पूरा किया जाता है। अच्छा। और यदि हम सिर्फ एशिया को लेके चलते हैं तो एशिया के पूरे मिलेट प्रोडक्शन का 80% भाग अकेले भारत पूरा करता है। अच्छा। यदि आप मिलेट की टोटल प्रोडक्शन के ऊपर जाएं, कितना टन्स में हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, और यदि मैं टोटल कंट्रीज़ को लेके चलूँ, पूरे देश लेकर के चलूँ कि कहाँ कहाँ मिलेट का प्रोडक्शन होता है, तो करीबन 131 देश हैं पूरे विश्व में जो मिलेट का प्रोडक्शन करते हैं। और यदि भारत को हम देखें तो कम से ज़्यादा यदि मैं बात करूं तो 170 लाख टन से ज़्यादा का टोटल प्रोडक्शन मिलेट्स का भारत में होता है। और जो भारत में जो बड़े बड़े जो राज्य हैं जिनमें कि मिलेट्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उनमें मध्य प्रदेश है, उसमें हरियाणा है, उसमें राजस्थान है, उसमें कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश हैं। ये बड़े राज्य हैं जो कि मिलेट्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो हाँ, मिलेट में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी हमारा बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि हम मिलेट का प्रोडक्शन कर पाएँ। इसमें मैं एक छोटा सा और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा समझा जा रहा है कि करीबन 2050 तक जितनी पूरी विश्व की पॉपुलेशन है वो करीबन 2 से 2.5 बिलियन और बढ़ जाएगी। अच्छा। उतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए हम सिर्फ जो बड़े क्रॉप्स हैं, बड़ी फसलें हैं, जैसे राइस हो गई, वीट हो गया, सिर्फ इन पे हम निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल। उस पूरी बड़ी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए वास्तविक तौर पे आपको मिलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि यदि हमारी पॉपुलेशन इस रेट से बढ़ रही है तो हमें और दूसरे क्रॉप्स पर भी शिफ्ट करना पड़ेगा जो आपकी इस पूरी पॉपुलेशन को आगे आने वाले टाइम पे फीड कर सकें। यही खाद्य सुरक्षा की तरफ बढ़ाया गया कदम है। और हम आपको बता दें कि मिलेट्स को ग्रेन ऑफ फ्यूचर भी कहा जा रहा है, भविष्य का भोजन है ये हमारा। तो इस तरफ हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। और जो वैज्ञानिक हैं बहुत बेहतरीन काम इस तरफ कर रहे हैं, और एक वैज्ञानिक तो हमारे साथ बैठे हैं। पोषण मूल्य के बारे में यदि हम बात करें तो मिलेट्स में कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर हैं, कौन कौन से पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं? मिलेट्स, यदि हम पूरे मिलेट्स की कैटेगरी को लेके चलें जिसमें अलग अलग तरह के मिलेट्स आते हैं, इन पूरे कैटेगरी को यदि एक साथ रखा जाए तो मिलेट्स अपने आप में बहुत सारे न्यूट्रिशनल क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ना केवल ये मिनरल्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में पाई जाती है, इसमें हाई फाइबर कंटेंट है, इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसमें आपको विटामिन्स भी अच्छे मात्रा में मिलते हैं। और जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जिसके लिए लोग बातें करते हैं या जिसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा माना भी जाता है कि हमें जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उसमें आयरन की जो थोड़ी कमी पाई जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं। तो जो मिलेट्स हैं ये आयरन, मैग्नीशियम, ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम न्यूट्रिशनल एलिमेंट की कैटेगरी कहते हैं, ये न्यूट्रिशनल तत्वों से भरपूर हैं जितने भी मिलेट्स हैं। तो मिलेट्स में बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये पोषक तत्व आज भी अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग स्टडी में दावे किए हैं जो कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। चाहे मैं बात करूं कैंसर की, चाहे मैं बात करूं डायबिटीज़ की, चाहे मैं बात करूं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस की, इन सारे डिजीज़ेस में मिलेट्स ने अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और काफ़ी मात्रा में ये रिलीफ देते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये साबित करती हैं। गेहूँ और चावल पर शिफ्ट होने के बाद हमने अपने भोजन को तो बदल लिया, भोजन की आदतों को बदल लिया, लेकिन साथ में जो मल्टीविटामिन की गोलियां हैं ये हमारे साथ ज़रूर जुड़ गई। डॉक्टर साहब का कहना है कि यदि हम मिलेट्स को शामिल करते हैं तो हम मल्टीविटामिन की गोलियां
बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें इन मिलेट्स में मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब, यहाँ एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ये मिलेट्स में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, क्या इनकी वृद्धि के लिए भी कुछ रिसर्च किए जा रहे हैं कि ये इनमें बढ़ जाएं, या किसी दूसरे ग्रेड में भी ये आ जाए, ऐसी कोई व्यवस्था रिसर्च के माध्यम से हो सकती है क्या? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये इस जो स्पेसिफिक मुद्दा है, इस पे दो अलग अलग तरीके से काम किए जा रहे हैं। मिलेट्स पे खुद में तो बहुत सारी खूबियां हैं ही, चाहे वो मिनरल्स के लिए हों, चाहे प्रोटीन्स के लिए हों, चाहे विटामिन्स के लिए हों, बट मिनरल में और भी इन तत्वों को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा। इस दिशा में ऑलरेडी काम हो रहा है। इसमें भारत सरकार की कुछ नीतियां भी हैं जो बढ़ावा देती हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में काम कर रहे हैं, चाहे वो ICAR हो, चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे ICAR हों, जहाँ पर एक प्रोग्राम चलता है, एक रिसर्च की जाती है जिसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन एक वो रिसर्च की विधि है जिसमें कि पौधों में नेचुरल तरीके से न्यूट्रिशनल एलिमेंट या पोषक तत्वों की बढ़ोतरी की जाती है। तो ये बायोफोर्टिफिकेशन की जो स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सपोर्ट कर रही है, और ये एक पॉलिसी रिसर्च में से है बायोफोर्टिफिकेशन की न्यूट्रिशनल एलिमेंट की और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए मिलेट्स में, ताकि वो और पोषक बन सके। तो हाँ, ये ऐसा रिसर्च और ऐसा पॉलिसी इंटरवेंशन भी किया जा रहा है भारत सरकार के माध्यम से, जहाँ दो तरफा मिलेट में बायोफोर्टिफिकेशन को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, और साथ ही साथ में अलग अलग तरह से रिसर्च फंडिंग के द्वारा मिलेट्स में न्यूट्रिशनल एलिमेंट की वृद्धि के लिए प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। कुछ इसके उदाहरण, यदि आप तो इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो हमारे श्रोता दर्शक जानना चाहेंगे। जी, मैं इसमें दो तीन चीज़ें जोड़ना चाहूँगी। जैसे हमारे बहुत सारे मिलेट्स हैं, उसमें कई मिलेट्स हैं, जैसे मैं नाम लूँ तो लिटिल मिलेट है, कुटकी मिलेट है। ये वो हैं जिनमें कि कुछ एक न्यूट्रिशनल एलिमेंट जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे जिंक मैं एक नाम लूँ, दूसरा आयरन जो मैंने अभी आपको कहा, ये नेचुरली रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ना केवल इनमें और कैसे आयरन और जिंक को और बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, बट ये भी रिसर्च चल रही है कि कुछ एक नेचुरली या प्राकृतिक रूप से ऐसे कोदो के, कुटकी के या रागी के ऐसे जीनोटाइप्स मिलते हैं, नेचर ने ऑलरेडी बना के रखे हैं, जिनमें कि नेचुरली आयरन या जिंक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन्हें हमें सिर्फ खोजना है। इन्हें खोजने के लिए आप नए नए तकनीकी या नए नए विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो ऑलरेडी आपके नेचर में हैं। यदि आप उन्हें खोज लें और ले आएँ और अपने पास उसको बढ़ाना या लार्ज एरिया में लगाना शुरू कर दें, तो वो खुद में अधिक मात्रा में आयरन या जिंक या अदर ऐसे एलिमेंट को खुद में समाहित किए हुए हैं। तो उन्हें आप ढूंढ करके लाएं। ऐसे रिसर्च के अलग अलग तरीके हैं जिनसे उनको लाया जा सकता है। दूसरा, न केवल ऐसे खुद में ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशनल एलिमेंट वाले मिलेट्स नेचर में पाए जाते हैं, ये भी रिसर्च चल रहा है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये सारे जो मिलेट्स जिनमें ये अधिक मात्रा में जिंक पाया जा रहा है या आयरन पाया जा रहा है, इनके उस गुण को जो खाना हम आज खाते हैं, चाहे वो गेहूं हो या वो चावल हो, क्या उनके उस गुण को उसमें लाया जा सकता है, इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। और काफ़ी मात्रा में इसमें सक्सेस भी मिली है, लोगों को सफलता भी मिली है रिसर्चर्स को, जहाँ पर ये ढूंढा गया है कि कौन से ऐसे मिलेट हैं जिनमें कि आयरन यदि ज़्यादा है तो किस वजह से ज़्यादा है, और क्या उसे हम राइस में या वीट में हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह के एफर्ट्स जारी हैं और आगे चलते रहेंगे। मतलब यदि जिन अपने दुर्गुणों की वजह से मिलेट्स पीछे हुए, इनको प्रोसेसिंग में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, गेहूं और चावल की दृष्टि से अगर देखें तो इन दुर्गुणों की वजह से ये पीछे हुए थे, लेकिन जो सद्गुण हैं, दोनों चीज़ें अगर मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यही प्रयास मेरे ख्याल से किए जा रहे हैं। इसके अलावा रिसर्च के फील्ड में और क्या किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर, यदि हम सोचें तब? यदि मिलेट्स में रिसर्च या मिलेट्स को बढ़ावा देने की बात कहें, और यदि हमें उन्हें मेन खाने की टेबल में लाने की यदि हम बात करें, ताकि वो आपके और मेरे लिए
चॉइस ऑफ फूड बने जिसको मैं अच्छे से खाना चाहूँ, तो इसके लिए हमें एक होलिस्टिक या एक बड़ा प्लान बना के चलना होगा, जिसमें न केवल उनके उत्पादन से लेकर के आपकी टेबल तक पहुंचने के दौरान जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग स्टेप्स आते हैं, हमें उन सब के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और भारत सरकार इसी दिशा में काम कर रही है, जिसमें कि अलग अलग रिसर्च एरिया या थीमेटिक एरिया डिज़ाइन हुए हैं, जिसका कि एकमात्र उद्देश्य है कि मिलेट्स को कैसे आपकी टेबल पे पहुंचा के आपके स्पून या आपके चम्मच तक लाया जाए, ताकि आप उस मिलेट को ले सकें। पहला जो उसमें बड़ा एरिया है कि मिलेट्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है मिलेट्स को यदि किसान उगाना चाहे, उनका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो पहला रिसर्च का थीम यही है कि मिलेट्स की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। दूसरा जो बड़ा थीमेटिक एरिया आता है कि रिसर्च का कि मिलेट्स में कहाँ कहाँ रिसर्च की जानी चाहिए, जैसा आपने सवाल भी पहले पूछा कि मिलेट्स में न्यूट्रिशन को और कैसे बढ़ाया जाए। सो न्यूट्रिशन को बढ़ाना ये दूसरा एक बड़ा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि हम न्यूट्रिशनल एलिमेंट और बाकी सारी जो कंटेंट्स हैं उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा रिसर्च का एरिया है मिलेट्स के लिए, वैल्यू एडिशन। मिलेट्स अपने आप में अच्छे हैं, बट और क्या ऐसी चीज़ें डाला जाए जिससे कि मिलेट अपने आप में और ज़्यादा बढ़ जाए या और उनकी वैल्यू बढ़ जाए। वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग एक तीसरा एरिया है जहाँ पर कि रिसर्च अभी फोकस की जा रही है। चौथा एरिया जहाँ पर कि अभी रिसर्च चल रहा है वो है प्रोसेसिंग और रेसिपी डेवलपमेंट। मिलेट्स बन जाते हैं, बट मिलेट्स को आप किस तरह से प्रोसेस करेंगे कि वो आपकी टेबल में एक बहुत ही आकर्षक रूप में पहुँचे। न केवल आपकी टेबल में पहुँचे, मिलेट्स से ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो कि आज हम खाना या जो हम पसंद करते हैं, जैसे पास्ता बनाना, इडली बनाना, रवा बनाना, फैशन फूड जिसको कहेंगे, जिससे कि आप उसको चॉइस के साथ खा सकें। तो प्रोसेसिंग और रेसिपी डेवलपमेंट एक चौथा एरिया है जहाँ पर भारत सरकार या बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। पांचवा यदि मैं कहूँ तो अवेयरनेस क्रिएशन। ये सब भी हो जाए, बट जब तक हम लोगों को इसके बारे में बताएंगे नहीं कि ये कितने बेनिफिशियल हैं, ना केवल आपको हेल्थ बेनिफिट देते हैं, आपकी ओवरऑल जो पूरी डेवलपमेंट है बॉडी टाइप को सूट करते हैं, जब तक इसके बारे में अवेयरनेस नहीं की जाएगी, इनकी मार्केटिंग नहीं की जाएगी, इनकी लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी, तब तक मिलेट मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते हैं। इसका पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, चाहे वो लेबलिंग का डेवलपमेंट हो, चाहे उसमें ब्रांडिंग करना हो या प्रमोशन करना हो। इसके ऊपर अलग से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि हम मिलेट को किस तरह से ब्रांड करें कि। और एक बहुत बड़ा कैंपेन भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ईट राइट कैंपेन, जिस कैंपेन में आपको ये बताया जा रहा है कि मिलेट क्यों खाने चाहिए, क्यों वो बहुत अच्छे हैं। और जो पांचवा या जो मैं अगला रिसर्च एरिया कहूँ कि हमें तो पता है, बट एक और प्रोग्राम जिसके तहत हम पूरे विश्व को ये अवेयर कर पाएँ या बता पाएँ कि मिलेट्स कितने अच्छे हैं, इंटरनेशनल आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी को के पास में अलग अलग एग्जीबिशंस, सेमिनार्स, अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके मिलेट्स के बेनिफिट्स को बताया जा रहा है। जैसे फिलहाल अभी G20 समिट्स जितनी भी हो रही हैं वहाँ रेसिपीज़ मिलेट्स की रखी जा रही है। बिल्कुल। और मिलेट्स को जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि हमको मिलेट्स को हमारी टेबल तक लाना है तो ये किसी एक से नहीं होगा, इसके लिए पॉलिसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो पॉलिसी इंटरवेंशन एक एरिया है जहाँ पर भारत सरकार काफ़ी काम कर रही है, ताकि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा सकें ताकि मार्केट जो है मिलेट फ्रेंडली बने। जो फार्मर्स हैं उसको ऐसा ना सोचें कि इससे हमें पैसे कम मिलेंगे या इसको लगाने में थोड़ी दिक्कत है या बाद में इसको बेचने में समस्या आएगी, तो ऐसा ना हो जिसकी वजह से मिलेट पिछड़ जाए बाकी सारे काम करने के बावजूद भी। तो पॉलिसीज़ में भी सुधार किया जा रहा है जिससे कि मिलेट को हम वाकई में अपने टेबल पर, अपने खाने की टेबल पर देख सकें। बड़ी चुनौती है कि खेत से प्लेट तक मिलेट पहुँचे। और इसी बातचीत में पहले की यदि बातचीत आपने सुनी होगी दूसरे वैज्ञानिकों से, जब हमने इसी कड़ी में बातचीत की थी तो ये बात उठी थी कि मिलेट्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। गेहूं और चावल से यदि तुलना की जाए तो प्रति किलो कीमत है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में
कैसे ये आम जनता तक पहुंचेगा? तो इसका भी जवाब ये है कि यदि आप गेहूं की 4 रोटी खाते हैं, तो जब आप मिलेट्स खाना शुरू करेंगे तो आपका 2 रोटी में ही काम हो जाएगा। धीरे धीरे हमें इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे और हम इसे कॉस्ट एफिशिएंट बना पाएंगे। आपने बताया कि रिसर्च के तमाम सारे फील्ड हैं। क्या उन्नत बीजों को बनाने के लिए भी कुछ रिसर्च चल रही है? क्योंकि जब तक उन्नत बीज नहीं होंगे, हाई यील्डिंग बीज हम नहीं बना पाएंगे, तब तक, क्योंकि किसान तो ये देखेगा ना कि हम 1 हेक्टेयर खेत में कितना अनाज उत्पादित कर पा रहे हैं। यदि ज़्यादा अनाज उत्पादित होगा तभी किसान इसकी तरफ आकर्षित होगा। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। भारत सरकार का बहुत सारे रिसर्च एरिया में से ये एक रिसर्च एरिया है, जहाँ पर कि मिलेट को यदि आपको मेन स्ट्रीम में लाना है तो बीजों को कैसे अवेलेबल कराया जाए प्रोडक्शन के लिए, इसके ऊपर वाकई रिसर्च हो रही है। और ये ना केवल रिसर्च का हिस्सा है, ये पॉलिसी का भी हिस्सा है कि सीड जो कि मिलेट्स के हैं, जिन्हें लगाना चाहते हैं किसान, यदि उससे उपज लेना चाहते हैं, उसको मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत होती है सीड से। यदि उन्हें बीज ही नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्शन क्या लेंगे? तो इसके लिए वाकई में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और एक प्रोग्राम है क्वालिटी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम, जहाँ पे भारत सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है 2-3 बड़े बड़े एरिया में, जहाँ पर कि सपोर्ट दिया जा रहा है ब्रीडर सीड प्रोडक्शन का। ब्रीडर सीड वो सीड होते हैं जो कि सबसे पहले जब कोई एक नई वैरायटी बन रही होती है तो पहला सीड बनता है। वो जब तक नहीं बनेगा तो आगे जाके प्रोडक्शन नहीं हो सकता, या किसान उसको ले करके अपने खेतों में उगा करके फसल नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जहाँ पर कि उन्नत किस्में के जो बीज हैं उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाया जाए और उसको मेन सीड सिस्टम में लाया जाए, ताकि उसको खरीद कर किसान अपने खेत में उसे बो सके। तो ये कहलाते हैं ब्रीडर सीड, सर्टिफाइड सीड्स, फाउंडेशन सीड। इनके लिए भारत सरकार सहायता दे रही है काफ़ी अधिक मात्रा में, ताकि इनका उत्पादन किया जा सके और ताकि वृद्धि की जा सके ओवरऑल जो हमारा मिलेट है उनकी मात्रा में, ताकि वो मार्केट में अच्छी क्वांटिटी में बेचा जा सके। कोई भी चीज़ यदि हमें मार्केट में ले जानी है, वो तब तक मार्केट में सफल नहीं हो सकती जब आप उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा ना ले पर आए। मात्रा तभी आ सकती है जबकि किसान उसको बहुत ही खुशी से, बहुत अधिक मात्रा में मुख्य फसल की तरह अपने ज़मीनों पे लगाएं, और ये तभी हो सकता है जब उन्हें अच्छी मात्रा में और अच्छा सीड मिले। तो अच्छे सीड बनाने के लिए भारत सरकार क्वालिटी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम चला रही है, जहाँ पर क्वालिटी सीड उगाए जा रहे हैं और उगा के किसानों को अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही PPP मोड में भी, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में भी इन क्वालिटी सीड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। अच्छा। जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट तंत्र को के साथ साथ ऐसे जो बड़े प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि सीड प्रोडक्शंस लेती हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है इस प्रोग्राम में, ताकि सीड्स को बढ़ाया जा सके या सीड्स को बनाया जा सके। साथ ही साथ एक अलग से एक प्रोग्राम चलाया गया है, एक अलग से एक एरिया बनाया जा रहा है जिसे सीड हब कहते हैं। सीड हब वो जगह है जहाँ पर कि आप जाएं और आपको यदि सीड खरीदना है तो आपको इन सारे मिलेट्स के सीड अवेलेबल होंगे। तो ये सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जो कि आप सारे किसानों को मदद करते हैं कि उनको अच्छा सीड मिलेट्स का मिले, और ताकि वो उसको लगा करके उसकी फसल ले सके। तो बिल्कुल इसके लिए प्रोग्राम है जी। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, और अन्न उत्पादन में यदि क्रांति लानी है और यदि वो अन्न श्री अन्न हो, तो पहला कदम किसानों को ही उठाना पड़ेगा। और यदि हम ये कहें कि किसान यदि अपने अपने गांव में जो भी उन्नतशील खेती करते हैं, वो मिलेट्स को उगाने की दिशा में अपना कदम बढ़ाएंगे और एक मिसाल कायम करेंगे, तो निश्चित तौर पर उस इलाके के सभी किसान भी इस तरह का काम करने के लिए प्रेरित होंगे, और खेतों से 1 नहीं 2 नहीं, मेरे ख्याल से 3-3 मिलेट्स की फसलें तो ली ही जा सकती हैं 1 साल में। तो ये उन्नतशील खेती का नया मॉडल किसानों को रखना है। बाकी वैज्ञानिक उनके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। तो बहुत अच्छी बातचीत हुई डॉक्टर साहब आपसे। श्रोता
और दर्शकों को मैं बता दूं कि मिलेट अनुसंधान में वर्तमान परिदृश्य और विकास पर डॉक्टर अर्चना एस प्रसाद ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको भी इस जानकारी से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। इसके लिए आपकी तरफ से और हमारी तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।